ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट आवर फॉर एक्चुअल साइंस क्लास टुडे. ठीक है, सो माय नेम इज जपनीत, सो आई विल बी टीचिंग यू आर for specifically for CS1, and we will start with basic R first. ठीक है, and then we will jump to CS1 related questions and how we have to use R to solve the CS1 questions. So, and medium of communication will be English. So, I will be using English along with Hindi. So, I hope that is comfortable for everyone. And जितना इंटरैक्टिव रखेंगे सेशन को उतना ही हम सबके लिए अच्छा है. ठीक है, जो चीज आप लोगों को नहीं समझ आ रही है, you can put your doubts in the chat section. I will be looking at the chat section simultaneously and will try to resolve your doubt as in when you have any doubt. ठीक है, so you don't have to wait, or I generally don't prefer to take names while like solving your doubts or questions. तो ऐसा भी नहीं है कि आपको अगर ऐसे लोग हैं जो शाय फील करते हैं डाउट्स वगैरह पूछने में, तो उनका भी उसमें भी कोई ऐसा चक्कर नहीं है. तो यू कैन आस्क योर डाउट्स. ठीक है, चाहे वो कितना ही बेसिक डाउट हो. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या आर पहली बार पढ़ रहे होंगे. तो आई एम एक्सपेक्टिंग, तो इट इज एक्सपेक्टेड कि आप लोगों के डाउट्स होंगे. ठीक है, तो ये मत सोचना कि किसी और ने नहीं पूछा तो आपको भी वो समझ आ जाना चाहिए. अज्यूम करके नहीं चलेंगे हम. एंड विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल योर डाउट्स. और कुछ चीजें हैं, मतलब कुछ पॉइंटर्स हैं. तो पहला पॉइंटर है कि इंटरैक्टिव सेशन रखना है. जो नहीं समझ आ रहा वो भी आपने पूछना है. अगर कुछ समझ आ रहा है जो मैं पूछ रहा हूँ, चाहे गलत आंसर ही आपको पता है, बट आप आंसर जरूर दो. ठीक है, ट्राई करो कि आप आंसर जो है वो दे पाओ. और सेकेंडली मतलब 2 पॉइंट्स ये हो गए. उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि आप लोगों ने पैरेलली प्रैक्टिस करनी है. जो भी क्लासेस हम कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आपको बोला जा रहा है वो आपको साथ साथ करना है. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो गलती क्या करते हैं कि इनिशियल फेज में बहुत लाइट लेते हैं आर को, एंड ग्रेजुअली क्या होता है फिर वो टाइम जब जैसे जैसे निकलता है तो उनका वो एक पाइल अप होता रहता है कि अब ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है. और आर एक ऐसी चीज है जो आपको एकदम से नहीं आएगी, याद नहीं कर सकते आप. ठीक है, यू विल हैव टू प्रैक्टिस इट. बहुत कम चीजें इसमें से आप कुछ कुछ चीजें याद कर लोगे, अच्छा ये चीज को ऐसे करना होता है, एक प्रोसेस याद कर लोगे. बट जब वो प्रोसेस को आप प्रैक्टिस करोगे कंटिन्यूअसली, वो तभी आपकी मेमोरी के अंदर सेव होगा. ठीक है ना, आपके दिमाग में सेव होगा कि हाँ ये चीज हमें इस तरीके से करनी है. तो एंड टाइम पे जब पेपर होगा ना, वहां पे आप स्ट्रगल नहीं करोगे. तो इस चीज का आपने बहुत ध्यान रखना है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो आप लोग जो है साथ साथ प्रैक्टिस करो. ठीक है, और कोई भी आपके डाउट्स हैं तो आप वो मतलब पैरेलली पूछते रहो. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, कि आर जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. ठीक है, सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव एनी बैकग्राउंड ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसने कुछ भी कभी पढ़ा हो, पाइथन पढ़ा हो, जावा पढ़ा हो, जावा स्क्रिप्ट पढ़ा हो, कुछ भी पढ़ा हो. ठीक है, तो कौन कौन ऐसे लोग हैं, जस्ट वांट टू हैव अ चेक ऑफ बैकग्राउंड कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको मतलब कि कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है. या एंड अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करी है तो आप मतलब बता सकते हो कि कौन सी लैंग्वेज पे आपने काम किया है, वो भी आप टाइप करके मेरे को बता सकते हो. ठीक है, गुड. तो काफी स्टूडेंट्स हैं जिनका बैकग्राउंड है. दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट आई एम सीइंग सो मेनी स्टूडेंट्स विद सम काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि अब हम मतलब की स्पीड से करेंगे, हम अपने ही पेस पे करेंगे. ये सिर्फ एक बैकग्राउंड के लिए मेरे को मतलब कि कई बार होता है कि आई वांट टू नो कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको कुछ आता है, मतलब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है.
और कितने लोग ऐसे हैं जो एकदम फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम वो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अलावा इसका कोई और पर्पस नहीं है। वी विल लाइक लर्न द थिंग्स एट द स्लो पेस इन द बिगिनिंग और ग्रेजुअली वी विल पेस अप, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम अब बहुत फास्ट फास्ट पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आर जो है, अब ये सबसे पहले तो आप एक्चुरियल साइंस कर रहे हो। एक्चुरियल साइंस जो है आपका डोमेन एक, इट इज नॉट रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग एनी हाउ, बट स्टिल यू आर स्टडिंग आर फॉर एक्चुरियल साइंस। तो व्हाट इज द रीजन कि आप सोच सकते हो कि आप आर क्यों पढ़ रहे हो, आर क्यों आप लोगों को पढ़ाई जा रही है, आप तो एक्चुरियल साइंस की तैयारी कर रहे हो या उसके पेपर आपको क्लियर करने हैं, तो आर क्यों पढ़ रहे हो? कोई आंसर किसी के पास? बहुत सिंपल है कि आर क्यों पढ़ रहे हैं। हम तो एक्चुअल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट व्हाई डू वी वांट टू स्टडी आर? लाइक व्हाई आर यू वी मेड टू स्टडी आर? अपनी मर्जी से नहीं पढ़ रहे हैं, हमें पढ़नी पड़ रही है। और आर जो है वो काफी यूज भी हो रही है, आपका पेपर प्रॉपर आता है, ऐसा नहीं है कि ऑप्शनल है। इफ यू फेल एट आर तो आपका मेन पेपर भी, उसमें भी फेल ही मार्क होता है, ऐसा भी नहीं, दोनों पेपर में पास होना जरूरी है, CS1 A और B। ठीक है, कुछ आंसर्स आए हैं, तो इसको ऐसे देखते हैं, एक एक करके मैं रीड आउट करता हूँ एंड देन मे बी जो बाकी लोग सोच रहे हैं उनको भी कुछ आइडिया मिलेगा और आप भी अपने आंसर्स डाल पाओगे। हेल्प्स इन वर्किंग फील्ड, तो ठीक है, हाँ, मतलब जब आप काम कर रहे हो, एक्चुअल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो, उसमें तो आपको हेल्प करेगी करेगी। बट आर जब तक नहीं था, मतलब आर जब नहीं यूज हो रहा था इंडस्ट्री में, तो देवर अदर टूल्स लाइक एक्सेल और बहुत सारी और भी चीजें थी जो आप लोग यूज कर रहे थे। तो स्पेसिफिकली मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं यूज होती थी, तब भी काम हो रहा था। तो समथिंग हैज चेंज जिसकी वजह से अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड आ गई है। सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, दैट कैन बी वन ऑफ द रीजन, बिकॉज जब आप और टूल्स पे लाइक एक्सेल और ये सब चीजों पे काम कर रहे होते हो, तो देर आर एक्चुअली सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दैट कैन बी सॉल्व, बट जब आपकी कॉम्प्लेक्सिटी जैसे जैसे बढ़ती है तो वहां पे ये वाले टूल्स जो है वो आपके इतने काम नहीं आ पाते। तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। क्विक कैलकुलेशंस, डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द रीजन के लोग आर ही करते हैं, मतलब क्योंकि आर के अलावा भी पाइथन और ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बट कैलकुलेशंस और जो स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस है उनके लिए आर बहुत सूटेबल लैंग्वेज है, इसीलिए आर स्पेसिफिकली सिलेक्ट की गई है। वी हैव टू एनालाइज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग आवर जॉब्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये भी एक करेक्ट आंसर है, मतलब समवॉट रिलेटेड टू सॉल्विंग द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ओनली। तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अब एक चीज जो है, आपने सबने बोला देखो काम करने के लिए आर आपको चाहिए, ठीक है, ये एक वैलिड और करेक्ट आंसर है कि जॉब में अब रिक्वायरमेंट आ गई आर की, तो इसीलिए आर हम पहले से सीख के जा रहे हैं। और क्यों रिक्वायरमेंट आ गई? कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, क्विक कैलकुलेशंस करनी है, या काम जल्दी हो जाए। अब ये तो पहले भी हो रहा था ना सब। एक्चुअल साइंस कोई ऐसा तो नहीं है कि अभी 1-2 साल पहले आया, बट आर इन्होंने मेरे ख्याल से फ्रॉम लास्ट 3 to 4 years आर जो है इंक्लूड किया गया सिलेबस में। तो इसको इंक्लूड करने का रीजन जो था वो क्या था कि अब ग्रेजुअली अगर आप नोटिस करोगे अब अपने आसपास, तो व्हाट यू विल सी इज कि जो डेटा है, द डेटा दैट वी हैव, तो एक्चुअल साइंस में ऐसा तो नहीं है कि कुछ कैलकुलेशन कर दिया, कुछ फॉर्मूला लगा दिया एंड देन वी से लाइक वी अज्यूम समथिंग। So it is all based on data. So you have some data, you analyze that data, you apply some models on that data, you have some hypothesis about that data, और फिर उस डेटा के ऊपर आप जो है काम करते हो एंड देन यू ब्रिंग अप सम हाइपोथेसिस कि ये चीज ऐसे होगी, एंड देन यू कैलकुलेट थिंग्स लाइक प्रीमियम एंड बहुत सारी चीजें और आप कैलकुलेट करते हो, ठीक है। अब आप ये देखो कि ये काम तो सब पहले भी हो रहा था हमारा, तो अब डिफरेंस क्या है? अब हमारे पास डेटा बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स हैं
जो कि स्क्रीन पे ऑलरेडी है। तो आप एक बार इन पॉइंटर्स को रीड आउट करो। आई विल गिव यू अ मिनट और सो जस्ट टू रीड आउट दीज पॉइंटर्स। ठीक है, तो अब आई होप कि सबने ये मतलब एक रफ पॉइंटर्स है, ऐसा नहीं कि इसी डेटा पे हम काम कर रहे हैं या काम करेंगे, बट हाँ कुछ डेटा हो सकता है कि इन्हीं चीजों से निकलता हो, जो कि डायरेक्टली हमें नहीं पता, बट इनडायरेक्टली वी आर लाइक पिकिंग आउट डेटा फ्रॉम दिस डेटा ओनली। तो अभी अगर आप लास्ट ओवर 4 5 years 6 years की आप बात करोगे, तो आई डोंट नो कि आपने 5 6 साल 7 साल पहले जो है प्री जियो, अगर मैं बोलूं तो जियो के आने से पहले और अब का अगर आपने टाइम देखा हुआ है, तो क्या हुआ है कि इंटरनेट जो है दैट इज नाउ वेरी वेरी चीप एंड वेरी इजीली अवेलेबल टू एवरीवन। तो उससे पहले क्या होता था कि क्योंकि इंटरनेट की कॉस्ट हाई थी, तो नॉट एवरीवन वाज एबल टू अफोर्ड इंटरनेट, ठीक है। तो बहुत महंगा होता था, बहुत कम लोग यूज करते थे, स्मार्टफोन्स नहीं थे, स्मार्ट डिवाइसेस नहीं थे, ठीक है। डिजिटलाइजेशन हो रही थी, बट क्योंकि डेटा अभी भी काफी जगह पे मैनुअली कलेक्ट हो रहा था, फाइल्स में कलेक्ट हो रहा था, तो वो डेटा जो है वो सब फाइल्स के अंदर था, डिजिटली अवेलेबल नहीं था। और जब तक डेटा आपका डिजिटली अवेलेबल नहीं होगा, तो तब तक आप उस पर काम नहीं कर सकते। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि ठीक है, अभी ये वाला डेटा के ऊपर मैं आऊंगा, बट अब एक छोटा एग्जांपल क्या लेते हैं कि लेट से आप जहां भी रहते हो, आपके आप एक एरिया होता है, एक ब्लॉक होगा आपका, ठीक है, जहां पे आप रह रहे हो। नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट समथिंग, कुछ कैलकुलेशन आपको, लेट से एक बहुत बेसिक कैलकुलेशन कि आपको एवरेज हाउस होल्ड सैलरी या एवरेज हाउस होल्ड इनकम जो है ये कैलकुलेट करनी है अपने पूरे एरिया की, ठीक है। तो जैसे आप जिस भी एरिया में रहते हो वहां पे 100 200 घर हैं अगर, तो इनकी आपको अगर एनुअल हाउस होल्ड इनकम जो है वो कैलकुलेट करने के एवरेजली क्या हर घर के अंदर जो है पैसे आते हैं एनुअली। अब इसके लिए आपको डेटा चाहिए। डेटा क्या चाहिए कि जितने भी लोग रहते हैं आपके एरिया में, उनका वो किस घर में रहते हैं, मतलब सेम फैमिली अगर आपको ग्रुपिंग करनी है। सेकेंडली के हर बंदा जो है वो उसका क्या अर्निंग है, ठीक है। अगर वो बिलो 18 है, नहीं अर्न कर रहा अभी, या आप मतलब आपके पास डेटा कहाँ से आएगा, आप इंडिविजुअली तो जाके पूछोगे नहीं, आप पैन कार्ड की जो आईटीआर फाइलिंग होती है वहीं से डेटा कैलकुलेट करोगे, ठीक है ना। तो अब आपके जिनके पैन कार्ड है उनका पहले आप डेटा किस किस का पैन कार्ड है, पैन कार्ड नंबर क्या है, फिर उनकी जो आईटीआर फाइल हुई लास्ट ईयर की वो क्या थी, उसके बेसिस पे आप ये पूरी कैलकुलेशन करोगे। हम घर घर जाके नहीं पूछेंगे, ठीक है। अब अगर ये डेटा आपका आपका पास डेटा है, अब वो दो फॉर्मेट्स में डेटा, एक है कि कहीं पे ये लिखा हुआ डेटा कि लास्ट ईयर ये पैन कार्ड था, ये बंदा यहाँ पे रहता है और इसकी ये आईटीआर की फाइलिंग हुई थी, ठीक है, लास्ट ईयर। ये आपके पास रिटर्न फाइल्स बहुत सारी है, हर घर की एक फाइल है और वो फाइल के अंदर ये डेटा है। और लेट से कि अब आपके 200 घर है, तो आपके पास 200 फाइल्स हो गई। अब आपको एवरेज कैलकुलेट करना है, तो 200 फाइल का ये फाइल्स के हिसाब से, तो 200 फाइल का एवरेज कैलकुलेट करने में कितना टाइम आपका वेस्ट होगा। आप एक एक डेटा को पहले तो कहीं पे लिखोगे, आप फिर एक उसको एवरेज करोगे, ठीक है। अब यही डेटा मैं आपको बोलूं कि यार एक एक्सेल शीट के अंदर पूरा डेटा है, तो आपके लिए कौन सी चीज इजी है, एक्सेल शीट वाली चीज इजी है या फाइल वाली चीज? ऑब्वियसली एक्सेल शीट वाली। क्यों? अब इसको जब आपने फाइल से निकाल के डेटा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डाल दिया, तो इसको बोलते हैं डिजिटलाइजेशन ऑफ डेटा। अब डेटा आपके पास डिजिटल फॉर्मेट में अवेलेबल है, आप कहीं पे भी उसको एक्सेस कर सकते हो और इस डेटा को आप बहुत इजीली एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। आपको कहीं पे भी उसको उठा के वापस से एक्सेल शीट है ऐसी चीजों में नहीं डालना, ठीक है। तो ये आपको एक वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है। अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे, आपके अगर ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो उनसे पूछोगे अगर आप, तो आपको वो उनसे बस ये पूछना कि जब वो पहले बैंक जाया करते थे फॉर एनी काइंड ऑफ कैलकुलेशन, तो वो क्या वहां पे क्या प्रोसेस होता था।
देयर वाज अ मैनुअल रजिस्टर जिसपे ये सारी एंट्रीज होती थी, फिर एंड ऑफ डे पे उन एंट्रीज को जो है वो रजिस्टर किया जाता था सिस्टम के अंदर, और उसके बाद क्या कहते हैं कि ये पूरा डेटा मतलब ऐसे प्रोसेस होता था कि फिर वो डिजिटलाइजेशन मतलब डिजिटल डेटा में कन्वर्ट होता था। अब तो आप जाते हो तो हाथ के हाथ वो सब चीजें आपकी हो जाती है, आपका मैसेज आ जाता है विड्रॉल या डिपॉजिट का जो भी है, तो वो साथ के साथ होता है। पहले वो एंड ऑफ डे पे वो चीजें होती थी, डिजिटलाइजेशन थी तब भी, बट हाँ बहुत सारा मैनुअल टास्क भी था। और इसी वजह से क्या है कि ग्रेजुअली जैसे जैसे हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, आपके जो मैनुअल काम वाली आपकी जो वो है लेबर है, वो आपकी कम होती जा रही है। अब आप बैंक में अब जाओगे तो आपके पास बहुत कम आपको स्टाफ दिखेगा एक बैंक ब्रांच में, पहले ऑलमोस्ट डबल होता था वहां पे। तो इसके कुछ फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं इस तरीके से अगर देखा जाए। तो पहला रीजन हो गया कि हमारे पास डेटा जो है वो डिजिटलाइज हुआ। डिजिटलाइज होने के बाद डेटा अब इजीली अवेलेबल हो गया। कैसे अवेलेबल हो गया इजीली? इंटरनेट आ गया, इंटरनेट बहुत सारे लोग जो है वो एक्सेस कर पा रहे हैं। आपको इंटरनेट यूज करने के लिए क्या चाहिए? एक स्मार्टफोन। आजकल अगर आप कोई भी बंदा किसी भी इनकम कैटेगरी में वो आता हो, वो अगर फोन लेगा तो वो स्मार्टफोन ही होता है, ठीक है। कीपैड वाले फोन या नॉन स्मार्टफोन जो मतलब पुराने वाले फोन थे वो अब नहीं आते, और हर रेंज में आपके पास फोन जो है अवेलेबल है। तो स्मार्टफोन अवेलेबल है। स्मार्टफोन जो है आपका वो हर दिन कितना डेटा प्रोड्यूस कर रहा है, वो आपके पास कुछ नंबर जो है वो सामने आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि हम नहीं कर रहे हैं, हम बहुत कम यूज करते हैं, बट ग्लोबली अगर आप बात करो, क्योंकि हम अपने ऊपर एनालिसिस नहीं कर रहे ना, अपना एनालिसिस तो हम खुद ही कर सकते हैं। हमें ग्लोबली एनालिसिस करने होते हैं चीजों के कि ग्लोबल पैटर्न्स क्या बन रहे हैं, उसके बेसिस पे हम एजम्पशन करते हैं। ग्लोबल पैटर्न्स अगर आप देखो तो ये डेटा अभी भी मैं आपको बोलूंगा कि 1-2 साल पुराना डेटा है ये। If you see the new numbers, so they will be like much higher than the numbers written in the screen, ठीक है। 12 करोड़ जो है न्यू सोशल मीडिया डेटा प्रोड्यूसिंग यूजर्स जो है वो ईच डे ऐड हो रहे हैं। मतलब 12 करोड़ नए लोग ऐड होते हैं हर दिन, जो कि कुछ ना कुछ किसी ना किसी एक प्लेटफॉर्म पे नया डेटा बना रहे हैं। अब हर दिन नया प्लेटफॉर्म आ जाता है। कुछ पहले फेसबुक था, फिर आपका इंस्टाग्राम आ गया, फिर आपका एक्स आ गया, अब और भी टिकटॉक और दुनिया भर के प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं। तो हर दिन जो है जो अलग अलग प्लेटफॉर्म है उस पर कोई ना कोई तरीके से एक डेटा क्रिएटिंग यूजर जो है वो ऐड हो रहा है 12 करोड़ के करीब, ठीक है। अराउंड 650 मिलियन ट्वीट्स पर डे, मतलब इतने ट्वीट्स हर दिन ऐड हो रहे हैं। और आपको अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं तो ट्विटर जो है आज से कुछ साल पहले भी और अभी भी ऐसा होता है कि ट्विटर पे जो नैरेटिव बन जाता है और वो नैरेटिव लोगों तक जो पहुंच जाता है, तो उससे बड़ी बड़ी कंपनीज जो है उनके शेयर प्राइस तक जो है इम्पैक्ट होते हैं। एक रिसेंट 2-3 साल पहले ऐसा हुआ था कि किसी एक सेलिब्रिटी ने एक किसी ब्रांड के बारे में कुछ ट्वीट कर दिया था कि वो अच्छा नहीं है ब्रांड, या कुछ कंप्लेंट्स थी ब्रांड को लेके, वो उसने पब्लिश किया था। और उसके बाद आपको पता है कि ब्रांड को मतलब ब्रांड का जो स्टॉक प्राइस था वो डिप हो गया था एक ट्वीट की वजह से। तो इतने पावरफुल जो है आपका सोशल मीडिया आज के टाइम पे है, और इतना पावरफुल आपका ये डिजिटल एरा है कि आप मतलब पहले क्या होता था कि एक बंदे को अगर कोई प्रॉब्लम है उसको कोई सुनता नहीं था, बट आज के टाइम में एक छोटी सी चीज जो है वो बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकती है, ठीक है। मोर देन 4 मिलियन आवर्स ऑफ कंटेंट अपलोडेड ऑन यूट्यूब एवरी डे। अब अगर आप आज के टाइम में आप सोचो, मतलब मैं सबसे आपसे पूछ रहा हूं कि आपको कुछ भी चीज करनी होती है जो आपको नहीं आती है, तो आप क्या करते हो? इंटरनेट पे हम सर्च करते हैं, और जनरली कुछ ऐसा ट्यूटोरियल देखना होता है तो हम यूट्यूब पे ही सर्च करते हैं। वी डोंट गो एनीवेयर एल्स, ठीक है ना। तो अब आप देखो कि आपको कुछ भी करना होता है उसकी एक वीडियो जरूर है। अगर आप ये भी सर्च करोगे ना कि पानी पीना कैसे है, तो उसके ऊपर भी आपको जो है वो वीडियोस दिख जाएंगी। तो आप ये सोचो कि ये कितना मतलब वो है कि इतना डेटा वहां पे अवेलेबल है, क्या क्या चीजें वहां पे जो है अवेलेबल है, ठीक है ना। बेसिक से बेसिक, एडवांस से एडवांस। उसके बाद इंस्टाग्राम आजकल बहुत पॉपुलर है, तो इंस्टाग्राम पे अराउंड लाइक 65-70 लाख जो है इंस्टाग्राम की पोस्ट हर रोज जो है वो ऐड हो रही है। कितना डेटा है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद फेसबुक हो गया, आपका टेक्स्ट मैसेजेस हो गए कितने सारे, गूगल सर्चेज हो गई। तो अगर आपने एक चीज नोटिस करी होगी तो एनुअली ये गूगल कंडक्ट करता है ये सर्वे। तो गूगल एनुअली बताएगा कि हाँ मतलब पिछले पूरे साल में इंडियंस ने ये चीज बहुत सर्च करी। जैसे अगर इस साल अगर हम बात करें तो अंबानी,
मोदी, और ये चीजें बहुत सर्च हुई हैं क्योंकि इलेक्शन ईयर था, वेडिंग थी, तो बहुत लोगों ने सर्च किया कि ये कौन है। और तो ये सर्च जो है वो ट्रेंड्स बताता है कि हाँ अच्छा, इंडियंस जो है वो इस बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, इंडियंस इस टाइम पे ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो बेसिकली ये सारा डेटा यूज किया जाता है कुछ इंफॉर्मेशन को माइन करने के लिए, ठीक है ना। डेटा क्या होता है? डेटा हमारे पास एक रॉ, कुछ भी एक कलेक्शन ऑफ कुछ वैल्यूज है, उसको हम डेटा बोलते हैं। उस डेटा से जब हम कुछ एक चीज एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। यही हमारा डेटा एनालिसिस होता है, ठीक है। और क्योंकि अब ये डेटा इतना बढ़ गया है, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं इन डेटा को ट्रेडिशनल एक्सेल वाले टूल्स के अंदर जाके और इनको मैं सॉल्व करूं और इस पे अपना एनालिसिस करूं। क्योंकि इतना ज्यादा डेटा है तो हमें अपने टूल्स को भी अब एडवांस करना पड़ेगा, ठीक है। कैलकुलेशंस कॉम्प्लेक्स होने लग जाएंगी क्योंकि हमारे पास डेटा पॉइंट बहुत सारे आ गए हैं। तो इसीलिए हम अपने आप को एडवांस करने के लिए अब आर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, कि हम अब एक नई एरा में आ गए हैं, हमारे पास इतना डेटा और हमें इस डेटा के साथ किस तरीके से काम करना है वो हम चीज अब समझेंगे, और इसीलिए हम आर जो है वो पढ़ेंगे और आर के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ताकि हमें आगे जाके कोई भी कंस्ट्रेंट ना आए। क्योंकि अब देखो एक बहुत बड़ी एक चीज जो है वो आ रही है आप अब मार्केट के अंदर, बहुत सारे लोग जो है वो फेमिलियर भी होंगे उस चीज से। तो दैट इज बेसिकली एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ मशीन लर्निंग, ठीक है। कि मशीन को हमने कुछ डेटा दिया, देयर इज सम इंफॉर्मेशन जो मशीन ने एक्सट्रैक्ट करी है उस डेटा के अंदर, एंड नाउ वी आर प्रिडिक्टिंग न्यू थिंग्स फ्रॉम दैट पास्ट डेटा। अब ये चीजें आप एक्सेल वगैरह में करोगे, कर पाओगे शायद, ठीक है, कुछ आप जुगाड़ लगा के मेहनत करके कर भी लोगे, बट दैट विल नॉट बी एज इजी एज व्हाट वी डू इन आर, ठीक है ना। आर के अंदर, आर जो है वो बनाई ही आपकी इस तरीके से गई है लैंग्वेज कि आप स्टेटिस्टिकल कैलकुलेशंस को इजी से इजी तरीके से कर पाओ, ठीक है ना। तो इट इज मोर ऑफ अ स्टेटिस्टिकल टूल देन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आप ये डिफरेंस देखोगे भी अभी, ठीक है। अभी तक किसी को कोई भी चीज पूछनी है या कोई आपका डाउट है, कुछ सवाल है, आप यू कैन आस्क दैट। कोई क्वेश्चन नहीं है? सबको इतना क्लियर है कि हम आर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जब हमने इनिशियली शुरू किया था ना बैच, तो ये बहुत क्वेश्चन आता था कि आर अब हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम हमें तो प्रोग्रामिंग नहीं करनी है, बट व्हाई आर वी स्टडिंग आर। तो इसीलिए ये चीज जो है वो समझाई जाती है कि आर क्यों इंपॉर्टेंट है। और ये सिर्फ आपके सी एस वन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, या सी एस टू और सी एस वन में ये स्पेसिफिकली आपका एक्चुअल साइंस का पार्ट बनी है, बट सिर्फ इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज लाइक इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर जॉब्स, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप जब जॉब करना शुरू करोगे वहां पे आपको हेल्प करेगा। तो नॉट, इट इज नॉट जस्ट फॉर क्लियरिंग योर पेपर, बट हाँ आप इसको एडवांस लेवल पे जा सकते सीख सकते हो, डेटा एनालिटिक्स कर सकते हो, इसके अंदर बहुत सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है ना। Yes, so classes will be recorded and they will be scheduled as per the availability and everything. So you will be informed about the classes. And yes, so R, how R is different from other languages? तो अभी मैं यही बात कर रहा था। तो जो बाकी की लैंग्वेजेस हैं, मतलब the closest language which can be used instead of R is Python, ठीक है। Python is more of a programming language, ठीक है। आर जो है इसको हम स्टेटिस्टिकल टूल की तरह काउंट करते हैं।
पाइथन के अंदर बहुत सारी चीजें करने के लिए जो आपकी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन अभी आप करोगे, आगे जाके सीखोगे, उसके लिए शायद आपको कुछ ज्यादा कोड लिखना पड़े, क्योंकि वो बनाई उस तरीके से गई है लैंग्वेज के प्रोग्रामर्स या डेवलपर्स उसको ज्यादा यूज करें। आर को बनाया ही इस तरीके से गया कि ये प्रोग्रामर्स के लिए नहीं बनाई गई है। कोई डेवलपर या जो भी मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करते हैं वो इसको नहीं यूज करेंगे इतना। इट इज मोर inclined towards analytics and all those things। ठीक है, तो इसीलिए मतलब आर इज अ डिफरेंट लैंग्वेज देन इन एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, और उसके बाद यस, सो वी विल सी कि हमें क्या क्या टूल्स चाहिए होते हैं टू वर्क विद आर। तो उसके अंदर हमारे टूल्स आएंगे, देन विल टॉक मोर अबाउट आर स्टूडियो एंड एवरीथिंग। ठीक है, आई होप आई हैव टेकन अप ऑल योर डाउट्स टिल नाउ। तो लेट्स मूव। तो इसमें आपके और क्लैरिटी आपको मिलेगी कि व्हाट इज आर। तो आर क्या है, अभी तक हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, समझी कि क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये वो सब पढ़ा हमने। तो अब आते हैं कि आर हम पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिकली आर क्यों पढ़ रहे हैं ये मैंने बताना था अभी। बट अभी क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन था तो उसके अंदर जो है ऑलरेडी मैंने ये चीज को कवर कर लिया था हमने। ठीक है, कि आर जो है वो क्या है। तो आप स्क्रीन पे पढ़ भी सकते हो। whenever I give you a pause, तो वो इसीलिए है कि आप डेटा को प्रोसेस कर लो, फिर मैं जब समझाऊं तो आप और अच्छे से उसको समझ पाओ। ठीक है, तो आर क्या है। आर एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओपन सोर्स का क्या मतलब होता है। अभी हम बहुत सारे लोग एक्सेल यूज करते हैं। ठीक है, एक्सेल तो बहुत सबने यूज किया होगा ऑलमोस्ट। आई एम अज्यूमिंग दैट एवरीवन मस्ट हैव यूज्ड एक्सेल फॉर समथिंग और अनदर। ठीक है, अब भी आप अपने अगर सिस्टम में खोलोगे तो आपको एक्सेल दिख भी जाएगा सबको। ठीक है, अब मेरे को बताओ कि कितने लोग हम ऐसे हैं जिन्होंने एक्सेल को एक्चुअली में खरीदा है, पैसे दिए आपने एक्सेल को यूज करने के लिए। कितने लोग ऐसे हैं। हम वेटिंग के कौन कौन है ऐसे। कोई भी नहीं है। ठीक है ना, एक बंदा है जिसने पैसे दिए। बट जनरली व्हाट वी डू इज कि इधर वो हमारे सिस्टम के साथ, जब हम अपना एक मशीन खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, तो जब हम विंडोज खरीदते हैं तो विंडोज के साथ तो वो बहुत बार एक्टिवेटेड आता है, एक पैकेज होता है विंडोज के। आप पैसे देते हो, अगर आपको नहीं पता, विंडोज जो आपके सिस्टम में डलती है, बहुत सारे लोग फ्री में भी डालते हैं, बट अगर आपको एक्टिवेटेड वर्जन आपका विंडोज का है तो यू हैव टू पे फॉर दैट। ठीक है ना, 7-8 हज़ार रुपए उसके अलग से आपको देने पड़ते हैं। और कई बार उसी के साथ आपका एक्सेल आता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम कहीं से डाउनलोड करते हैं एंड देन वी यूज इट। ठीक है, वो फ्री में हम डाउनलोड करते हैं पायरेटेड वर्जन एंड देन वी यूज इट विदाउट एक्टिवेटिंग इट। तो वो एक्चुअल में फ्री टूल नहीं है, वो एक पेड टूल है जिसको आपको पैसे देने होते हैं माइक्रोसॉफ्ट को उस टूल को यूज करने के लिए। ऑन द कॉन्ट्रेरी ओपन सोर्स चीजें क्या होती हैं, दीज आर दो सॉफ्टवेयर्स विच आर अवेलेबल फॉर like you don't have to pay for it and they are available for free if you want to use them। ठीक है, कोई पैसा नहीं देना, नथिंग एट ऑल। आप बस उसको मेंटेनर्स हैं कुछ जो उसको मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, वो कहीं से अपना पैसा खुद से रेस करते हैं, बट आपको यूज करने के लिए पैसा नहीं देना है। आप उसमें चेंजेस जो है वो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, और ये वाइडली यूज्ड होती है फॉर स्टैटिस्टिकल एंड डेटा साइंस। ठीक है, अब आर जो है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैंग्वेज कॉल्ड एज एस। एस स्टैटिस्टिक्स, मतलब एस का मतलब वो स्टैटिस्टिक, और एस एक लैंग्वेज बनाई थी उन्होंने। जो डेवलपर्स थे जिन्होंने एस लैंग्वेज बनाई थी, तो एस एक पेड टूल था। एस जिस कंपनी ने बनाई थी लैंग्वेज, उन्होंने उसको एक एज अ पेड टूल बनाया कि हम इसको बेचेंगे, और जो लोग एस यूज करना चाहते हैं फॉर लाइक इजी स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस, मतलब जैसे एक कैलकुलेटर बना, तो कैलकुलेटर में एक कुछ लेवल ऑफ कैलकुलेशन कर सकते हो।
उन्होंने उसके एडवांस लेवल पे जाके एस बनाया। बट जिन लोगों ने एस बनाया था तो उनको लगा कि नहीं, ये जो हमने चीज बनाई है इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है एंड इट कैन हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट। ठीक है, तो बहुत पास्ट के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि हर बंदा पैसे के बारे में नहीं सोचता है, तो दे आर पीपल हु थिंक मोर अबाउट इम्पैक्ट। तो उनको लगा इसका बहुत इम्पैक्ट है, तो उन्होंने ऑन अ सिमिलर लाइन उन्होंने एक नई लैंग्वेज बना दी जिसका नाम दिया उन्होंने आर। ठीक है, और आर जो है वो सेम एस की तरह लैंग्वेज थी, फर्क क्या था कि वो फ्रीली अवेलेबल थी। ठीक है, तो इतना प्रोग्रामिंग बहुत मैंने प्रोग्रामिंग वगैरह जो भी ऐसी चीजें मैं टेक्निकल टर्म्स यूज कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू बी एज लाइक जेनेरिक एज पॉसिबल, कि मैं उसमें आप बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज ना डालूं। आई एम ट्राइंग टू डू दैट एज वेल, बट आपको फिर भी कोई चीज नहीं समझ आती है तो आप पूछ लेना। ठीक है, अब आर जो है इट इज कॉल्ड एज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो दो तरीके की होती हैं, एक होती है इंटरप्रेटेड और एक होती है कंपाइल्ड। इस चीज से आप लोगों को बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, बट आई एम जस्ट हाईलाइटिंग इट कि आर जो है, मतलब आर के बारे में क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो ये बात करना जरूरी है कि दैट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? अब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे चलती है, आप लोगों को क्या लगता है कि हाउ इज एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्किंग इन द सिस्टम? तो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में आपने एक कुछ स्टेटमेंट लिख दी तो कंप्यूटर कैसे काम कर रहा है, आपको आंसर कैसे दे देता है उस चीज का? लिखना नहीं है, ये आप सोच लो कि आपने, आपको क्या लगता है कि क्या होता होगा, क्योंकि लिखोगे तो पूरा बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा इसका। देन विल डिस्कस। मैं आपको सिर्फ 1 मिनट दे रहा हूं कि आप सोच लो कि कैसा होता होगा, एंड देन विल डिस्कस। ठीक है, तो अब वी आर टॉकिंग। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं, आप तक मेरी बात पहुंच रही है, एंड योर ब्रेन इज प्रोसेसिंग व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, तो क्योंकि अब आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों आती है, तो जब मैं इंग्लिश और हिंदी में बात कर रहा हूं तो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट। इफ देर इज अ डिफरेंट लैंग्वेज दैट आई स्पीक, ठीक है, लेट्स से आई स्टार्ट टू स्पीक फ्रेंच। ठीक है, अब आपको फ्रेंच नहीं आती है तो आप वो नहीं समझ पाओगे। वैलिड पॉइंट, कि जो मेरे को आता है मैं वही समझ पाऊंगा, नहीं आती जो लैंग्वेज मैं नहीं समझ सकता। बट हम दोनों जो आपस में हम जो बात कर रहे हैं, तो जो ये लैंग्वेज है, दिस इज मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन विद टू ह्यूमंस। ठीक है, सिमिलरली आर एक लैंग्वेज है, जो हमारा कंप्यूटर है वो, अब हम जो बात कर रहे हैं वो अभी ऐसे नहीं समझ पा रहा। ठीक है, एआई की हेल्प से चलो वो भी समझ पाता है, अब हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं समझ पाएगा। तो बट एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें तो हम अपनी बात जो कंप्यूटर तक पहुंचा रहे हैं वो कैसे पहुंचा रहे हैं, वो आर लैंग्वेज के थ्रू पहुंचा रहे हैं। आर में जो हम कमांड्स लिखेंगे, उन कमांड से हम सिस्टम को कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे कि भाई तुम्हें ये करना है। जैसे मैं बोलूं कि a प्लस बी बोल दूं, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 2, a प्लस बी, तो ये एक इंस्ट्रक्शन हुई। तो हम आर यूज करके अपने सिस्टम तक सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन पहुंचा रहे हैं कि तुम्हें क्या काम करना है। तो आर इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन अस एंड अवर लैपटॉप्स और अवर सिस्टम्स। ठीक है, अब इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि जो भी हम लिख रहे हैं वो साथ साथ इंटरप्रेट हो रहा है। जैसे हमने एक लाइन लिखी, उस लाइन को एंटर किया हमने टू गेट एन आंसर, तो वो साथ साथ इंटरप्रेट किया हमारे सिस्टम ने और उसका सोल्यूशन निकाला और सोल्यूशन हमें दिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। तो अभी हमें इतना ही जानना है, बहुत हमें डीप में नहीं जाना है कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि इस चीज का इतना ज्यादा यूज नहीं है। इट इज जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पस। अब आर को यूज करना है। ठीक है, अब जैसे कि अब मैंने बोला कि अगर मैं फ्रेंच में बात ही करूं, कि मैं फ्रेंच में ही बात करूंगा और आपको अब समझनी भी जरूरी है कि क्या बात कर रहे हैं सर, तो आपको फ्रेंच सीखनी पड़ेगी। सिमिलरली जब हम आर में बात कर रहे हैं और हमें, अब हम चाहते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो आर समझ पाए, तो उसके लिए हमें आर जो है अपने सिस्टम में इंस्टॉल करनी पड़ती है। ठीक है, ये जो लिंक्स हैं ये आपके पास दे विल बी, दिस फाइल विल बी अपलोडेड,
तो आपको ये अपने आप मिल जाएगा, स्लाइड मिल जाएगी और आप ये लिंक्स जो है वो देख सकते हो। बट वी विल सी कि आपको क्या स्टेप फॉलो करने हैं टू इंस्टॉल आर एंड आर स्टूडियो इन योर सिस्टम। ठीक है, इफ आई गो एंड कॉपी दिस लिंक, ओके सेव हो गया, इसको हम खोल लेते हैं अगर तो। ओके दिस आई थिंक इसका आर का मिरर प्रोजेक्ट बंद हो गया है। वी विल अपडेट दिस। आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपने लिखना है डाउनलोड आर। तो आपके पास ये आर के देखो आ गए हैं। तो क्या होता है कि चेंज होते रहते हैं इनके लिंक्स जो है ना, मिरर्स लिंक मैंने डाले थे उसमें 5-6 अलग अलग आपके आते थे लिंक जहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। बट देखो बेसिक है, कुछ नहीं, अगर वो लिंक नहीं भी चल रहा तो हमने क्या किया, हमने डाउनलोड आर किया, हमारे पास ये आ गया डाउनलोड आर 4.4.2 फॉर विंडोज। मेजरली आप लोग विंडोज यूज कर रहे होगे तो यू कैन यूज दैट। अगर आप विंडोज नहीं यूज कर रहे हो तो आप स्पेसिफिकली वहां पे डाउनलोड आर फॉर मैक और डाउनलोड आर फॉर लिनक्स आप लिख सकते हो और ऐसे ही एक पेज खुल जाएगा आपका। यहाँ पे विंडोज ये आप डाउनलोड कर सकते हो इसको, जैसे कि हमने डेस्कटॉप पे ही इसको डाउनलोड कर दिया एंड इट विल जस्ट सेव। और कुछ स्पेसिफिक वर्जन नहीं है, जो भी लेटेस्ट वर्जन है आप उस पर जा सकते हो और लेटेस्ट वर्जन यूज कर सकते हो। सो देयर इज नो बाउंडेशन ऑफ एनी स्पेसिफिक वर्जन दैट यू हैव टू यूज। कोई अपडेट आ रहा है, यू वांट टू अपडेट इट, तो यू कैन डू दैट। कुछ ऐसा नहीं है कि आपको पुराने वर्जन पे ही काम करना है। ठीक है, थोड़ी बड़ी फाइल्स होती हैं तो इट विल जस्ट टेक सम टाइम। ओनली दिस इज एन 80 MB फाइल। meanwhile when this is getting downloaded we'll discuss one more thing। तो आपको अभी हमने बात करी कि अपनी बात समझाने के लिए सिस्टम को आपको चाहिए आर, यू नीड आर एंड देन यू नीड आर स्टूडियो। व्हाट इज द पर्पस ऑफ आर स्टूडियो? तो दो टूल्स चाहिए हमें, एक चाहिए आर, दूसरा चाहिए आर स्टूडियो। आर का पर्पस है कि हम जो कमांड लिख रहे हैं वो हम सिस्टम को समझा पाए, उसके लिए आर चाहिए। आर स्टूडियो हमें क्यों चाहिए? आर स्टूडियो हमें अपने ईज के लिए चाहिए। आर स्टूडियो एक बेसिकली टूल है जो आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाता है एंड आप इसको यूज करके अपने आर वाला जो काम है, आर के साथ जो इंटरेक्शन आपको करनी है, उसको इजी कर लेते हो। तो लेट्स से कि अब जब हमें इंटरनेट चलाना है तो हम क्रोम यूज करते हैं। अब क्रोम क्या है? क्रोम एक टूल है जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है एंड वो बहुत सारे आपको फीचर्स देता है। जैसे यहाँ पे हमने कुछ बुक मार्क कर लिए, हम इनकॉग्निटो खोल सकते हैं, हम और भी बहुत सारी चीजें जो है यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टूल है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो अवेलेबल है वो, और बहुत सारी चीजें जो है वो आ रही है। ठीक है, ऐसे ही आर स्टूडियो एक टूल है जो आर नहीं है बट एक टूल है। आर आपको अलग से ही डालनी पड़ती है और उस टूल को जब आप यूज करोगे तो बेसिकली आप आर के साथ जो भी काम आपको करना है वो आपका इजी हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, अभी वो बताऊंगा कि इजी कैसे हो जाएगा। तो वंस दिस फाइल इज डाउनलोडेड, तो बेसिक जैसे हम कोई भी सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं आपको वैसे ही इसको इंस्टॉल करना है। तो आप उसको ओपन करोगे, ओपन करने के बाद आएगा डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक एनी चेंजेस, आपने यस करना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या ऐसी कुछ आपको विंडो दिखेगी इंग्लिश में, ओके करना है आपने। वही फिर जैसे यहाँ पे आएगा, आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहना और ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगी। कोई इसमें बड़ी चीज नहीं है, बहुत बेसिक है और आप ये इसको कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें अब कोई भी नहीं, मतलब मेरे पास ऑलरेडी आर इंस्टॉल्ड है तो मैं इसलिए इसको नहीं कर रहा हूँ। बट इसमें आपको कोई ऐसा इसके अलावा कोई स्टेप नहीं करना है, आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, आपकी आर इंस्टॉल हो जाएगी जस्ट लाइक एनी अदर टूल दैट यू इंस्टॉल इन योर सिस्टम। ठीक है, एज ऑफ नाउ आई एम कैंसलिंग इट बिकॉज आई ऑलरेडी हैव। अब सेकेंड चीज जो आपने करनी है दैट इज दिस आर स्टूडियो। सिमिलर जैसे हमने आर किया है तो जैसे हमने आर किया है, ठीक है, वैसे आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे वैसे आर का भी ऑप्शन आ रहा है तो यू कैन यूज द सेम लिंक एज वेल। ये रीडायरेक्ट आपको शायद इसी लिंक पे करेगा, डाउनलोड आर फॉर लिनक्स मैक और विंडोज।
तो जैसे मैं बता रहा था ना कि अगर आप मैक या लिनक्स यूज कर रहे हो तो आप ये वाला लिंक भी यूज कर सकते हो। और आपने जाना यहाँ पे डाउनलोड आर स्टूडियो डेस्कटॉप फॉर विंडोज, ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद सेम स्टेप नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, वाला यहाँ पे डाउनलोडेड है ऑलरेडी एक दो बारी, तो आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करना है एंड इट विल बी इंस्टॉल्ड इन योर सिस्टम। ठीक है, कैसा दिखेगा वंस इट इज इंस्टॉल्ड, यू कैन जस्ट ओपन इट एंड वो कुछ इस तरीके का दिखता है। ऐसा आपका ये फर्स्ट वर्जन कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो मतलब जो भी हम काम करेंगे हम इसी पे करेंगे, तो आपको इससे बहुत फेमिलियर होना बहुत जरूरी है कि ये क्या चीज है और कैसे इस पे काम करना है। ग्रेजुअली, अभी नहीं कि अभी आप सीख जाओगे, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो दिस इज कॉल्ड आर स्टूडियो, इस पे हम काम करेंगे। आर हमने अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर ली है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आर कैसी दिखती है। अगर आप अपने सिस्टम में आर स्टूडियो की जगह आर ओपन करोगे, ठीक है, तो आर बेसिकली आपका क्या होता है कि आर में सिर्फ आपको मिलता है ये, दिस इज आर। मतलब आर एक टर्मिनल होता है। तो बहुत सारे आपने लोगों को देखा होगा जो प्रोग्रामर्स होते हैं, तो वो ऐसे कुछ एक ब्लैक से प्रॉम्प्ट पे काम कर रहे होते हैं, ऐसा प्रॉम्प्ट, ऐसा कुछ आपने देखा होगा बहुत बारी। ठीक है, तो आपका जो ये प्रॉम्प्ट होता है ना, इसके अंदर आप आर यूज कर सकते हो। अब दिस प्रॉम्प्ट इज सिमिलर टू व्हाट, यहाँ पे आपका टर्मिनल जो आ रहा है ना, यही आपका ऐसा ही प्रॉम्प्ट दिखता है। वहां पे थोड़ा फैंसी आर स्टूडियो में दिख रहा है, इसीलिए मैंने आपको सोचा कि अलग से मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। अब ये प्रॉम्प्ट में काम करना इजी रहेगा या आपको एक ऐसा ग्राफिकल टूल मिल जाए वो इजी रहेगा? तो ऑब्वियसली कि ग्राफिकल टूल पे काम करना इजी रहेगा, इसीलिए हम आर जो आता है वो ऐसा आता है कुछ। ठीक है, यहाँ पे आप कमांड लिख सकते हो, आपको आंसर्स मिलते रहेंगे जो कि हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा इक्वल्स टू 1, सॉरी कंसोल पे ए इक्वल्स टू 1 लिखा मैंने, बी इक्वल्स टू 2 लिखा, उसके बाद मैंने ए प्लस बी, ऐसे करके काम करना। और दूसरा है हमारे पास तरीका आर स्टूडियो जो प्रोवाइड करता है, वो क्या करेगा कि मैं एक फाइल बनाऊं, फाइल में ये लिखता रहूं और मैं इसको एक साथ एग्जीक्यूट कर दूं। तो देखो यहाँ पे आंसर आया 3। ठीक है, अब मैं इस फाइल को सेव कर सकता हूँ, यहाँ पे ग्राफ्स बनाऊंगा, वो ग्राफ यहाँ पे आ जाएंगे मेरे पास। मैं डेटा, मेरे को कुछ इंपोर्ट करना है तो मैं डेटा इंपोर्ट कर सकता हूँ। अब मैंने जो वेरिएबल्स बनाए हैं वो वेरिएबल्स यहाँ पे देख सकता हूँ कि मेरे क्या वेरिएबल्स बने हुए हैं, ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है। जब मैं बहुत बड़े प्रोग्राम बनाऊंगा तो मेरे पास ये वैल्यूज नहीं होती हैं, तो मैं देख सकता हूँ। मैं ये सारे डेटा को इरेज कर सकता हूँ कि मेरे को ये डेटा जो है वो नहीं देखना, मतलब सब डिलीट हो जाए। तो अब अगर मैं ए को प्रिंट करने जाऊंगा तो मेरे पास नहीं आएगा ए। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अब मैं इसे दोबारा इसे चला देता हूँ, अब ए को प्रिंट करता हूँ, ए की वैल्यू आ रही है। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो आप आर स्टूडियो में कर सकते हो आउट ऑफ द बॉक्स, जो आप आर कंसोल में नहीं कर पाओगे डायरेक्टली। ठीक है, इसीलिए आर स्टूडियो जो है वो यूज किया जाता है ताकि हम उसको अपने काम को इजी कर पाए। आई होप इतना क्लियर है, या यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है? इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग देन यू कैन आस्क, आई विल जस्ट गिव यू अ कपल ऑफ मिनट्स।
ठीक है, तो आई होप कि इतनी चीजें आप लोगों को सबको समझ आई है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने आर और आर स्टूडियो ये आप सबने इंस्टॉल कर लेना अपने सिस्टम में। और ये प्लीज अभी आपको, जैसे आप अभी भी कर सकते हो आप, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई मैंने कहीं से स्पेसिफिकली ढूंढ के लेके आया हूं मैं। तो आप सिंपली अगर आप जाओ, तो आप इंटरनेट पे आप जाओ गूगल पे एंड आप लिखो डाउनलोड आर स्टूडियो फॉर विंडोज, तो आप ये लिखोगे तो ये आ गई आपकी जो हमने डाली थी, और यहाँ पे आप डाल सकते हो। तो you even don't have to wait for the links and everything, you can do this as of now only। तो 260 MB का है, डाउनलोड होने में आपको थोड़ा सा टाइम हो सकता है लगे, एंड देन यू कैन इंस्टॉल इट। ठीक है, कोई दिक्कत आएगी तो देन यू कैन आस्क। तो अब हमारे पास हमने देख लिया आर क्यों पढ़नी है, आर कैसे पढ़नी है, आर क्या है, और आर पे हम जो काम करेंगे उसके लिए हमें क्या टूल्स रिक्वायर्ड, ये सब चीजें अब आई होप सबको क्लियर है इतने पार्ट। ठीक है, अब दो मोड्स हैं आर के अंदर, एक इंटरैक्टिव मोड होता है और एक बैच मोड होता है। इंटरैक्टिव और बैच मोड में डिफरेंस क्या होता है, जो अभी मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे मैं एक एक कमांड जो है वो लिखता हूँ और उसका मेरे पास साथ साथ आंसर आता है। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊं, ठीक है, हाँ नहीं है ये, दिस इज नॉट SPSS इज नॉट इन योर सिलेबस एज ऑफ नाउ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू लेट्स से 1 एंड c इक्वल्स टू a प्लस b एंड c की वैल्यू क्या हुई 2। अब एज एंड व्हेन आई एम हिटिंग एंटर, ठीक है, एंटर हिट करते ही आपका ये बार बार जो है मतलब वो चीज प्रोसेस हो रही है कि मैंने क्या लिखा और उसका एक आंसर बन रहा है। ठीक है, अब मैं सेम चीज लिखता हूँ यहाँ ऊपर फाइल के अंदर। यहाँ पे मैंने लिखा, इसको हटा देता हूँ, a इक्वल्स टू 1, एंटर प्रेस करूंगा, देखो कुछ हुआ नहीं। ठीक है, कंसोल पे नीचे देखना कुछ नहीं आया, मैं इसको हटा देता हूँ फिर से। और मैंने लिखा b इक्वल्स टू 1। ठीक है, मैं लिखा d कर देता हूँ, d इक्वल्स टू a प्लस b। ठीक है, एंटर, कुछ नहीं आया, देखो d कुछ नहीं आया। अब मेरे को अगर इसको रन करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा सारी चीजों को एंड आई विल हिट रन। एक साथ देखो सब रन हुआ और आंसर आया। इसको रन करने का एक और तरीका है कि सिलेक्ट करो कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस कर दो, तब भी ये रन हो जाता है। तो जो ये वाला है इसको बोलते हैं बैच मोड, के मैंने बैच में कमांड्स दी सारी रन करने के लिए। और जो ये नीचे वाला है इसको बोलते हैं इंटरैक्टिव मोड, कि यहाँ पे मैं जो जो लिख रहा हूँ वो साथ साथ इंटरप्रेट हो रहा है और वो एग्जीक्यूट हो जा रहा है। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस। अब हमारे पास कुछ, अब क्योंकि हम कोडिंग कर रहे हैं तो कोडिंग ब्लॉक से कुछ हमारे हम चीजें पढ़ेंगे कि सीक्वेंशियली हम कोड लिखते हैं, आइटरेटिव करते हैं और कंडीशनल करते हैं। तीन तरीके के मेजर ब्लॉक्स में हम डिवाइड, चंक्स में डिवाइड कर रहे हैं जो हम पढ़ेंगे। अभी हम इनिशियली सीक्वेंशियल पे काम करेंगे, जो हम वेरिएबल्स बनाना करना जो भी हम कर रहे हैं, कि एक के बाद एक स्टेप जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। आइटरेटिव का मतलब होता है कि एक ही चीज को मेरे को बार बार करना है। और कंडीशनल हो रहा है कि किसी कंडीशन के बेसिस पे मेरे को वो स्टेप परफॉर्म करना है। तो ये तीन चीजें, इसको आगे जाके जब हम एक्चुअल कंस्ट्रक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, इफ एल्स फॉर लूप ये चीजें पढ़ेंगे, तब इनके बारे में और डिटेल में हम पढ़ेंगे। बट एज ऑफ नाउ खाली आपको खाली इंफॉर्मेशन के लिए ये जो है बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम डेटा टाइप्स के ऊपर, कि आर के ऊपर हमारे पास आर के मतलब स्पेसिफिकली अब आर हम करना शुरू करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। तो लेट्स गो हियर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो क्या होता है आर के अंदर, जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, टूल हमने यूज कर लिया एंड वी हैव स्टार्टेड यूजिंग इट। तो आर में सबसे पहली चीज हमने क्या करी, देखो a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू, ऐसे वेरिएबल्स बनाए। इनको क्या बोलते हैं, ये जो बनाया मैंने a b c d बना रहा हूँ जो मैं, इनको बोला जाता है वेरिएबल किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टर्म्स में। जब आप मैथ्स में भी काम करते हो, कुछ मैथ्स जब आपने 11 12 में भी पढ़ी होगी, तो बोलते हैं ना कि डिक्लेयर अ वेरिएबल x इक्वल टू समथिंग। तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इज अ प्लेस होल्डर फॉर सम वैल्यू। ठीक है ना,
अब x इक्वल टू 1 कर दिया, तो मैं को जहां जहां पे 1 लिखना है वहां पे मैं x लिख रहा हूं, ठीक है ना। x क्या है, एक वैल्यू होल्ड कर रहा है जिसकी वैल्यू है 1। सिमिलरली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी क्या होता है कि जो वेरिएबल होता है वो आपका एक प्लेस होल्डर होता है, कि उसके अंदर एक वैल्यू सेव कर लेते हो आप। जैसे यहाँ पे ए बी सी डी जो थे वो हमारे वेरिएबल्स थे। ए के वैल्यू अंदर हमने 1 सेव करी, बी के अंदर भी 1 सेव करी, सी के अंदर वैल्यू सेव करी a प्लस बी जो की थी 2, और सिमिलर फॉर डी। तो वेरिएबल क्या होता है कि एक ऐसा कंस्ट्रक्ट जिसके अंदर आप एक वैल्यू को सेव कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल इन आर। ठीक है, तो ये वेरिएबल हो गया आपका। अब वेरिएबल्स जो हैं वो कैसे बनते हैं कि आप वेरिएबल का नाम लिखते हो, जो भी। अब वेरिएबल का नाम क्या क्या हो सकता है, वेरिएबल का नाम आपका ए हो सकता है, A123 हो सकता है, A123 अंडरस्कोर समथिंग ऐसा हो सकता है। ठीक है, कुछ चीजें जो नहीं हो सकती कि इट कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर। ठीक है, दूसरी चीज आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि आपको वेरिएबल जो है वो रैंडम नेम नहीं रखने। तो लेट्स से जो भी चीज, जो भी क्वेश्चन पे आप काम कर रहे हो, आप ट्राई करो कि एक मीनिंगफुल नेम रखो। तो लेट्स से कि मैं एज सेव कर रहा हूं, तो मैं बोलूंगा एज अंडरस्कोर 1 इक्वल्स टू 20, एज अंडरस्कोर 2 इज इक्वल टू लेट्स से 24। ठीक है, अब मेरे को एवरेज एज निकालनी है, तो मैंने बोला एवरेज अंडरस्कोर एज इक्वल्स टू एज 1 प्लस, सॉरी, एज 1 प्लस एज अंडरस्कोर 2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब मैंने ये करा, इसको भी ब्रैकेट में, लेट मी पुट दिस इन ब्रैकेट एज वेल। ठीक है, अब अगर मैं ये चीज ऐसे दिखाऊं आपको वर्सेस, अगर मैं आपको दिखाऊं इसको ऐसे, a इक्वल्स टू 20, b इक्वल्स टू 40, let 24, and then a प्लस b डिवाइड बाय। अब कौन सा ज्यादा रीडेबल है, इसमें आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है या इसमें, बताओ। दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा है विजिबली कि क्या फर्क पड़ता है अगर हम एक अच्छा वेरिएबल का नाम रख लेते हैं तो। अगर मैं ए बी सी डी एक्स वाई जेड ऐसा कुछ नाम देता हूं, तो मेरे को खाली यही पता लग रहा है कि हाँ ये कुछ दो नंबर्स थे, इनका एवरेज निकाल दिया। अब यहाँ पे भी अगर मैं एवरेज हटा के इसको कर दूं सी, तो यहाँ पे भी आपको फॉर्मूला देख के पता लगाना पड़ेगा कि हाँ अच्छा यार ये एवरेज शायद कर रहे हैं, ए प्लस बी डिवाइड बाय 2 करा है ना। तो इसीलिए दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएबल नेमिंग। अब आप ये सोचो कि किसी, आपने पेपर में एक क्वेश्चन आया जिसको आप सॉल्व कर रहे थे। अब आपने एक आंसर एक बच्चे ने दिया है ये ऊपर वाले तरीके से, एक आंसर दिया है, सेकंड आंसर सेम ही आएगा दोनों में। अगर हम इसको रन करेंगे तो भी सेम आएगा, इसको भी, है ना। बट आप देखो कि यहाँ पे जो आपका पेपर चेक कर रहा है उसकी मेंटालिटी पे कैसे इंपैक्ट आएगा उसका, कि जब वो ये पढ़ रहा है तो वो, उसको समझ आ रहा है कि हाँ ये स्टूडेंट ने ये चीज करी है। क्योंकि जितने पेपर वो चेक कर रहा है, हर स्टूडेंट का सेम चीज को करने का अलग तरीका है। तो हमने ट्राई करना है कि हम ज्यादा से ज्यादा रीडेबल चीज लिख पाए, कि जो सामने चेक कर रहा है हमारा पेपर, उसको जो है समझ आए कि हाँ हमने क्या लिखा हुआ है। बोलते थे ना बचपन में कि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, जब आप पेपर दे के आ रहे हो कि सामने वाले को समझ ही नहीं आएगा तो वो क्या मार्क्स देगा। तो ये आपकी हैंड राइटिंग है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, आप इसको ऐसे मान के चलो। ठीक है, तो आपने हमेशा ये फर्स्ट वाला तरीका फॉलो करना, ताकि क्या लिखा हुआ है वो पढ़ के ही, कोड पढ़ के वो समझ आ जाए कि अच्छा इसमें एज की बात हो रही है और एवरेज एज निकाली गई है। ठीक है, अब हम इसी ये छोटे से प्रोग्राम के अंदर दो तीन कंसेप्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने वेरिएबल बनाए, इसमें कितने वेरिएबल है, 3, एज 1, एज 2 और एवरेज एज, ये 3 हमारे वेरिएबल्स हो गए। अब इन वेरिएबल्स के अंदर हमने कुछ वैल्यू सेव करी जो कि है 20, 24 और इसमें इसका एवरेज। ठीक है, अब लेट्स से कि इसको मैं कर देता हूं ये। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, पहले तो हमने करा ये और फिर एवरेज एज, आंसर आ गया 21.5 इज द एवरेज एज। ठीक है, अब आप ये चीज को ऐसे सोचो कि इसमें क्या क्या चीजें कवर हुई, कि वेरिएबल बना पहला जिसकी वैल्यू एक इंटीजर थी, दूसरा वेरिएबल बना जिसकी वैल्यू एक इंटीजर थी,
फिर हमने तीसरा एक वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू कहां से डिराइव हो रही है। अब इसकी वैल्यू हमने डायरेक्ट नहीं दी, इसकी वैल्यू डिराइव हुई। डिराइव कैसे हुई? एक फॉर्मूला से, एक फॉर्मूला से इसकी वैल्यू जो है वो डिराइव हुई। फॉर्मूला क्या था? एज 1 प्लस एज 2 डिवाइड बाय 2। तो अब ये जो प्लस और डिवाइड हमने यूज किया, दीज आर कॉल्ड ऑपरेटर्स। ठीक है, ये ऑपरेटर्स हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग। ये वेरिएबल है, इंटीजर वैल्यू, और ये हुआ ऑपरेटर। अब हमारे पास अगर हम देखें कि डेटा जो है, ये अब डेटा हो गया, ये है ना। तो एक किस टाइप का डेटा, इसे बोलते हैं डेटा टाइप। तो हमारे पास क्या होते हैं? इंटीजर वैल्यूज होती हैं जिसके अंदर आपके 20, 21, 22 नेचुरल नंबर्स आ गए, सारे होल नंबर्स आ गए। उसके बाद आपके पास आ गई डेसिमल वैल्यूज, जैसे कि आपका आया एवरेज एज 21.5। तो ये हो गया, ये भी आपका इंटीजर के अंदर ही आएगा। ठीक है, डेटा टाइप अगर हम बात करें, फ्लोटिंग वैल्यूज कहते हैं इनको, बट यू फॉर सिंप्लीफिकेशन वी कैन कॉल देम इंटीजर वैल्यूज ओनली। उसके बाद ये करेक्टर हो सकता है। करेक्टर क्या होता है? एनी एनीथिंग लाइक ए बी सी डी, इनको हम कैरेक्टर्स कहते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि ए की वैल्यू है ए, या ए की वैल्यू कर दी मैंने जेड, और बी की वैल्यू कर दी मैंने वाई। ठीक है, अब मैंने बोला ए प्लस बी। ए प्लस बी अब मैं ऐड नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि ये न्यूमेरिक ही नहीं है, न्यूमेरिक वैल्यूज नहीं है, ये नॉन न्यूमेरिक आर्ग्यूमेंट है। क्योंकि मैंने अब जब ये, इनको बोलते हैं हम करेक्टर्स, ठीक है, कि ये कुछ करेक्टर है। तो हम वही चीजों के बारे में बात करेंगे जो हमारे, हम आगे जाके जो है वो यूज भी करने वाले हैं। तो मेनली वी विल बी वर्किंग विद द इंटीजर्स ओनली। ठीक है, इंटीजर्स एंड फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज मतलब हो गया 21 पॉइंट समथिंग, जो डेसिमल वैल्यूज होती है। तो इन चीजों के साथ ही हम काम करने वाले हैं। दीज आर कॉल्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, हाँ, इट विल ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज द डेटा ऑन द राइट साइड। राइट में जो भी मैंने दिया वो अपने आप पिक कर लेता है। हमें इसमें कुछ डिक्लेयर नहीं करना कि ये इंटीजर है या कुछ भी है। जो हम वैल्यू दे रहे हैं अपने आप ले रहा है। मतलब ये, दैट इज व्हाई ये इसको इजी बोला जाता है कि हमें कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं करना कि करेक्टर था या क्या था। जो भी वैल्यू निकली इसने वो सेव कर ली, और सेव करने के बाद उसका डेटा टाइप बन जाता है। ठीक है, अब देखो ए और बी को मैंने पहले कुछ 1 और 2 वैल्यू दी थी, अब मैंने इसको एक्स वाई कर दिया, तो वो वैल्यू चेंज होती जा रही है। आप राइट साइड में देख सकते हो कि अभी मेरे पास कितने वेरिएबल बने हुए, 1 2 3 4 5। तो ए की वैल्यू है z, बी की वैल्यू है y, फिर एज 1 इज 20, एज 2 इज 23, एवरेज एज इज 21.5। ये वैल्यूज आप सारी यहाँ पे देख सकते हो। वैल्यू आप चेंज भी कर सकते हो। अब अगर मैं ये वाली स्टेटमेंट को चला दूं, इसको रन कर दूं, तो देखो ए की वैल्यू चेंज हो गई। अभी भी अगर मैं इसको रन करूंगा ए प्लस बी, तो अभी भी आएगा नॉन न्यूमेरिक। अब बी को, मैं बी को भी चेंज कर देता हूँ। बी को भी चेंज कर दिया मैंने, बी की वैल्यू भी 24 कर दी। अब ए प्लस बी करूं अगर, तो देखो 44 आ गया। ठीक है, तो इनको बोलते हैं वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स। अब जैसे आप कैलकुलेटर यूज करते हो तो उसमें आपके बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। तो वैसे ही सारे ऑपरेटर्स आपके, जैसे आप कीबोर्ड में देख रहे हो, तो वो सारे ऑपरेटर्स आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे इक्वल टू करा, प्लस किया, सिमिलर माइनस कर सकते हो। मल्टीप्लीकेशन के लिए आपके पास क्या ऑपरेटर होता है? ए एस्ट्रिक बी। ये स्टार जो होता है ना, इसको मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर बोलते हैं। तो इससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। देन आप डिवाइड कर सकते हो, ए डिवाइड बाय बी कर सकते हो, ऐसे। ठीक है, अब आप कर सकते हो ए, एक एक ये आपका ऑपरेटर हो गया। आप इक्वल्स टू ऑपरेटर यूज कर सकते हो। अब आपके पास है, एक होता है ये, अब ये ऑपरेटर क्या होता है ये देखो, इसको बोलते हैं कैरेट। ये आपको मिलेगा 6। आपका जो कीपैड है ना, 6 पे आप देखोगे, तो शिफ्ट करके अगर प्रेस करोगे आपको, तो ये दिखेगा। ये होता है पावर। तो मैं नंबर आपके छोटे कर देता हूं ताकि आप इसको देख पाओ ढंग से। 2 to the power 2 अगर हम करें, तो 4 आ गया। ठीक है, तो ऐसे आप पावर निकाल सकते हो किसी भी नंबर की। तो लेट से अब आपके बहुत बड़े नंबर हैं, 2 की पावर अगर आपको 100 निकालनी थी, तो ये देखो कितना एक आसान चीज हो जाती है कि 2 की पावर 100 आपने सिर्फ 2-3 बार कुछ टाइप किया, एंड यू आर एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू। ठीक है,
इसको मैं थोड़ा सा उल्टा कर देता हूँ, यहाँ पे करते हैं इसको 100, इसको करते हैं 3। अब देखो ये एक ऑपरेटर है, a डिवाइड बाई b अगर मैं करता हूं तो क्या आया 33.333, विच इज एक्सपेक्टेड। ठीक है, अब ये आया सेकंड ऑपरेटर, इसमें आंसर आया 33। क्या डिफरेंस आया, क्या आपने ऑब्जर्व किया कि क्या डिफरेंस है दोनों में? कौन बता सकता है इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में? राइट right. तो एक जगह पे देखो आपको इंटीजर वैल्यू मिली, जब आप ये ऑपरेटर यूज करते हो तो वो आपका डेसिमल वैल्यू को हटा देता है एंड इट विल रिटर्न यू जस्ट द इंटीजर वैल्यू। जब आपने डिवाइड किया तो इसका एक्चुअल डिवीजन रिजल्ट क्या था 33.33, बट जब आपको इसका सिर्फ इंटीजर पार्ट चाहिए तो आप इस ये नया ऑपरेटर यूज करते हो विच इज परसेंटेज डिवीजन ऑपरेटर एंड देन परसेंटेज। ये एक ऑपरेटर है पूरा, ठीक है, इसका यूज करके आप कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपका ए और बी मैट्रिक होते, ठीक है, दो मैट्रिक्स हैं और मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करना है, तो आपका ऑपरेटर हो जाता है ये। मतलब मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं दैट वी विल लर्न इन द नेक्स्ट क्लासेस, बट एज ऑफ नाउ सिर्फ मैं ऑपरेटर के बारे में बता रहा हूं कि ये ऑपरेटर होता है परसेंटेज एस्ट्रिक परसेंटेज, और ये ऑपरेटर आपका किस लिए यूजफुल होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के लिए। ठीक है, तो ये हमारे कुछ ऑपरेटर्स होते हैं। अब आप इक्वेशंस जो है लिख सकते हो, जैसे कि आपकी बहुत सिंपल इक्वेशन है कि y इक्वल्स टू mx प्लस c, ये एक इक्वेशन होती है। ठीक है, अब इसको हम r में कैसे लिखेंगे, mx की जगह m इंटू एक्स कर देंगे। ठीक है, और अपनी प्रेसिडेंस के लिए हमने ये कर दिया, तो ये एक सिमिलर टाइप की इक्वेशन होगी, हम r में इसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप m की वैल्यू दे दो, m इक्वल्स टू लेट्स से 3 और 2, x इक्वल्स टू लेट्स से 5 एंड c इक्वल्स टू 10। तो ये मैंने सिलेक्ट किया, रन किया। अब देखो अभी वैल्यू नहीं आई, अब मैं चाहता हूं कि मेरे को y की वैल्यू भी दिख जाए, तो मैं खाली y लिख दूंगा और कंट्रोल एंटर 20। तो दिस इज हाउ वी विल बी फॉर्मुलेटिंग आवर फॉर्मूलाज इन R। तो जो भी फॉर्मूला है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग हम R के अंदर एक काउंटर पार्ट बना सकते हैं यूजिंग द इक्वेशंस। ठीक है, अभी तक किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, एनीथिंग? Yes, you can do error handling and all that stuff, but we will study the things which are required for CS1, because that is the thing which is actually required by the larger audience. आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो आर के अंदर, बट हम वही पढ़ेंगे सिर्फ जो हमें चाहिए। एंड इफ यू वांट टू स्टडी मोर, ठीक है, कि क्या है और कैसी चीजें हम कर सकते हैं, तो व्हाट यू कैन डू इज बेसिकली यू कैन लाइक स्टडी इट सेपरेटली, वो आप खुद से पढ़ सकते हो, बट वी विल एक्चुअली रीड एंड स्टडी द थिंग्स व्हिच आर रिक्वायर्ड इन CS1। ठीक है, तो बेसिकली जो ये बेसिक आर है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ CS1, जस्ट टू बी क्लियर। तो CS1 जो है वो आपका डायरेक्टली पेपर में बेसिक आर का आपको मतलब जो है सीधा आपको CS मतलब इट इज अज्यूम्ड दैट यू विल बी नोइंग बेसिक आर, बट क्योंकि हमें पता है कि स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर ऑफ दैट, तभी मैंने पहले स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछा था कि किस किस को आर आती है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती है। तो देर इज ओनली लाइक 10 to 15% लोग होते हैं जिन्होंने आर पढ़ी होती है या कॉलेज में पढ़ी हुई है या एज अ सेपरेट एक्सरसाइज उन्होंने करी होती है और वो आर पढ़ते हैं, बट मेजरली वो दैट इज नॉट कवर्ड इन देयर सिलेबस। तो दैट इज व्हाई वी टेक इट एज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच यू बेसिक आर, कि हम आपको बेसिक आर पढ़ा दें ताकि हम आपको CS1 पढ़ा पाए।
ठीक है ना? तो दैट इज बेसिकली समथिंग दैट वी डू टू हेल्प द स्टूडेंट्स। बट बेसिक आर जो है दैट इज नॉट पार्ट ऑफ CS1। तो आपका बेसिक आर का कोई क्वेश्चन नहीं आता है कि लूप लिखना है, इफ एल्स लिखना है, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं आता। आपको एक्चुअल में इस चीज का यूज कैसे करना है पेपर क्वेश्चन को सॉल्व करने के अंदर, वो आएगा पेपर के अंदर। ये नहीं आएगा कि ऑपरेटर्स वेरिएबल्स जो है वो क्या है, कैसे हैं, आर क्या है, ऐसा कुछ नहीं आता। ठीक है ना? पेपर में इनका यूज क्या करना है, यूज आएगा कि इस चीज को यूज कैसे करोगे आप। ठीक है? रन को प्रिंट करने के बाद आपके पास जो भी आउटपुट होता है, जैसे m की वैल्यू 2 आपने डालनी है। जैसे अब मैं आपको देखो ये वैल्यू चेंज कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ, तो राइट साइड में देखो m की वैल्यू अभी 2 है। जब मैं रन पे क्लिक करूंगा तो देखो वैल्यू चेंज हो गई। तो ये स्टेटमेंट मतलब एग्जीक्यूट हो जाती है। रन का मतलब ये होता है। ठीक है? तो अब जैसे कि मेरे को y की वैल्यू जाननी है यहाँ पे, तो y की वैल्यू ये स्टेटमेंट अगर मेरे को रन करनी है तो मैंने रन किया, बट ये रन हो गई। अब y की वैल्यू प्रिंट कब होगी? जब मैं इसको सिर्फ y लिख के करूंगा तो 15 वैल्यू इसकी आ गई। ठीक है? any further error, like any further question or doubt that you want me to clarify? ठीक है, तो वी विल वाइंड अवर टुडेज क्लास हियर। ठीक है? मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि आर क्या है, कैसे है। व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज जस्ट ट्राई टू एक्सप्लोर सम पार्ट ऑफ इट ऑन योर ओन। ठीक है? मैं चाहता हूं कि आप खुद से थोड़ा सा एक्सप्लोर करो। क्या एक्सप्लोर करना है नेक्स्ट क्लास के लिए? आप थोड़ा सा पढ़ो कि वेक्टर क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स की हमने बात की ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो कैसे आप मैट्रिक्स बना के मल्टीप्लाई कर पाते हो, वेक्टर क्या मतलब, ये हम पढ़ेंगे सब क्लास के अंदर। बट मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा थोड़ा पहले से पढ़ के आओ। ठीक है ना? अपने आप इंटरनेट पे सर्च करना है, कुछ हम आपको नहीं बोल रहे कि क्या करना है आपने। ऐसे ही पढ़ के आना कुछ कुछ चीजें, ताकि हमारी नेक्स्ट क्लास और इंटरेक्टिव हो पाए। जब हम समझ रहे हैं तो आपको और अच्छे से समझ आ पाए, आप अपने डाउट्स पूछ पाओ। ठीक है? सो यू डोंट हैव टू रन द होल कोड अगेन। जब मैं यहां से रन पे क्लिक कर रहा हूं ना, तो जिस स्टेटमेंट पे कर्सर है, जैसे y पे है, तो सिर्फ वही रन हो रहा है। तो इट इज नॉट रनिंग द कंप्लीट फाइल। अब देखो ना, अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ, इसकी वैल्यू करता हूँ मैं 10 और इसकी वैल्यू करता हूँ 50, m और x। ठीक है? अब यहाँ पे आप देखो m की वैल्यू है 1 और x की है 5। अब खाली मैं m पे हूं और मैंने रन करा, तो m चेंज हुआ, x अभी भी 5 ही है। अगर मैं चाहता कि ये दोनों मेरे एक साथ चेंज हो जाएं, तो मैं इसे कैसे करता, मैं सिलेक्ट करता इसको और फिर रन करता। अब देखो दोनों चेंज हो गए। तो वट एवर यू सिलेक्ट ओनली दैट विल रन। ठीक है? और अगर आपने कुछ सिलेक्ट नहीं किया तो ओनली द करंट स्टेटमेंट जहां पे कर्सर है वो रन होती है। सेम गोज फॉर कंट्रोल एंटर। अगर मैं कंट्रोल एंटर भी करता हूं, तो पहले मेरे को सिलेक्ट करना है, फिर कंट्रोल एंटर, तो वही चीजें रन होंगी जिसपे जो सिलेक्टेड है। और अगर मैं सिर्फ कंट्रोल एंटर करता हूं, तो इट विल ओनली रन द करंट स्टेटमेंट जिसपे हम हैं। ठीक है? एनी अदर डाउट और एनीथिंग दैट इज बॉदरिंग यू? ठीक है, so let's wind up today's class and thank you all for joining.